Okay, so welcome everybody for today's session. Since 5 days, we are conducting the webinar on IS 15820 2009, and I'm glad that many hallmarking center owners and staff members are very much eager to know about it. So it is really appreciable for all of you. देखिए, अभी तक हमने IS 15820 में क्लॉज बाय क्लॉज शुरू से हमने देखा है। जैसा कि मैंने आगे भी बताया था, IS 15820 दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहली रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड सेकंड इज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। ये दो रिक्वायरमेंट के अंदर पूरा स्टैंडर्ड आ जाता है। मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स 4.1 से लेकर 4.15 तक है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो है वो 5.1 से लेकर 5.10 तक है। तो इसमें से हम 5.1 से 5.6 तक के क्लॉज ऑलरेडी देख चुके हैं कल तक में। आज हम 5.7 से शुरू करेंगे। तो हम एनेक्स सी एक बार देखेंगे दोबारा, और उसके बाद हम फर्दर जो हमारा 5.7 है उससे शुरू करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। Okay, so I am repeating this Annex C due to request from some of the members. This is Annex C of 15820, and it is about guidelines for verification or calibration of equipments and availability of certified reference material. यानी हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन या कैलिब्रेशन के लिए की गाइडलाइंस इसमें दी हुई हैं, और CRMs यानी सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी में के बारे में ये हमको जानकारी देता है। तो सबसे पहले उसमें आता है हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या जो भी मटेरियल है वो हमें कैलिब्रेट या सर्टिफाई करवाना है। किससे करवाना है? NABL एक्रेडिटेड लैब के पास से। और ये जो हम सर्टिफाई करवाएं या कैलिब्रेट करवाएं, दैट शुड बी ट्रेसेबल टू नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड वन इज कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स of the equipment shall indicate observations along with associated uncertainty of measurements। यानी जो सर्टिफिकेट आपके पास आए इसका इक्विपमेंट का या मटेरियल का, उसके अंदर अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट मेंशन किया होना चाहिए। कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन की जो रेंज है वो इस तरह से स्टैंडर्ड में दे रखी है, सभी इक्विपमेंट के और सबके लिए है ये। So this table gives you glimpse about the calibration और verification में हमें क्या क्या पॉइंट या रेंज को कवर करना है। तो ये टेबल में सबसे पहले इक्विपमेंट या मटेरियल है, उसके बाद उसका रिकमेंडेशन है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले माइक्रो बैलेंस है। माइक्रो बैलेंस में जब हम खरीदेंगे तब उसका इनिशियल कैलिब्रेशन हम सप्लायर के पास से लेंगे और वो ट्रेसेबल होना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, और उसके बाद हम उसको रेगुलर इंटरनल चेक्स करेंगे हमारे पास जो कैलिब्रेटेड वेट्स होते हैं उससे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 साल की है, राइट। कल इसको 2 साल लिखा हुआ था, वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड में है, लेकिन अमेंडमेंट 1 जो आई है उसमें इसको 1 साल कर दी गई है। सेकेंड वन इज क्यूपेलेशन अनिलिंग फर्नेस है। इसका हमेशा हम टेम्परेचर इंडिकेटर्स जो होते हैं उसका कैलिब्रेशन करते हैं, तो उसका कैलिब्रेशन हमें लेना है और ट्रेसेबिलिटी के साथ नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, और उसकी अवधि 1 साल की है। XRF मशीन जो है उसकी इनिशियल कैलिब्रेशन सप्लायर से लेनी है और बाद में हमको इंटरनल चेक्स उसके रेगुलरली करने हैं, जो हमारे पास XRF रेफरेंस स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है वो, और वो आपको अपनी क्वालिटी मैनुअल के हिसाब से करने हैं।
स्टैंडर्ड वेट्स फॉर इंटरनल चेक ऑफ माइक्रो बैलेंस, माइक्रो बैलेंस को चेक करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड वेट बॉक्स होता है, उसका भी इनिशियली कैलिब्रेशन विद ट्रेसेबिलिटी है और इसकी अवधि हमें 2 साल की दे रखी है, यानी हर 2 साल में इसको रिकैलिब्रेट करवाना है। गोल्ड सिल्वर स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट फाइननेस एज पर रिक्वायरमेंट, ये हमारे रेफरेंस स्टैंडर्ड जो XRF में यूज करते हैं वो, ये या तो इंडिया गवर्नमेंट मिंट या तो कोई भी NABL एक्रेडिटेड लैब के पास से हमें कैलिब्रेट करवाने हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन स्टैंडर्ड के ऊपर होना चाहिए, यानी लेजर मशीन से सभी स्टैंडर्ड के ऊपर उसमें मार्किंग होना चाहिए। और इसकी जो रेंज दे रखी है वो हमारी जो वर्किंग रेंज है, जैसे गोल्ड की रेंज है हमारी मिनिमम 585 और मैक्सिमम 916, तो ये जो वर्किंग रेंज है इसमें से कोई भी 2 सैंपल हमें मिनिमम रखने हैं। उसी तरह से सिल्वर में जो वर्किंग रेंज है उसके बीच के हमें 2 सैंपल रखने हैं। फिर हमारे CRM से गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड, वो भी IGM या NABL एक्रेडिटेड लैब के पास से हमें करवाने हैं और उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर और नाइट्रिक एसिड की एक ही रिक्वायरमेंट है, दोनों की सेम। सबसे पहले तो इसमें टेस्ट सर्टिफिकेट हमें या तो सप्लायर के पास से लेना है जिसमें वो फ्री फ्रॉम हलाइड्स और फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है। अगर सप्लायर से आप नहीं लेते हैं तो आप किसी बाहर की लैब से उसको, एक्सटर्नल लैब से आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट आपको रखना है। यदि आप ये भी नहीं करवाते हैं तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है, सेल्फ टेस्टिंग करें, आप अपनी ही लैब में उसको टेस्ट करें और उसको आप अपने रिकॉर्ड्स में रखें। ये दोनों के लिए, डिस्टिल वाटर और नाइट्रिक एसिड दोनों के लिए यही रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमने Annex C हमारा मैंने रिपीट कर दिया है। नाउ वी विल कंटिन्यू विद अवर स्टैंडर्ड। ओके, सो क्लॉज 5.7 शुरू हो रहा है। दिस इज अबाउट सैम्पलिंग, तो उसका सब क्लॉज है 5.7.1। वो क्या बोल रहा है, सेंटर को सैम्पलिंग करनी है Annex D में जो सैम्पलिंग प्लान 1 दिया है उसके हिसाब से, और साथ में Annex E हमें जो दे रखा है उसमें गाइडलाइंस दे रखी हैं सैम्पलिंग की, उसको फॉलो करके, यानी IS 15820 का Annex D और Annex E ये दोनों हमें फॉलो करने हैं सैम्पलिंग के लिए। और यदि जरूरत पड़े तो डिटेल्ड सैम्पलिंग प्लान्स सेंटर बना सकता है। तो ये आती है बात, तो फिर हम Annex D और E हम अभी देख लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी रहे हमारी। सो हियर कम्स Annex D, इट हैज स्टार्टेड वर्किंग। ओके, तो Annex D है सैम्पलिंग प्लान 1, ये इसका टाइटल है। अब इसमें हमें ये जो टेबल दे रखा है इसको हमें ऊपर से नीचे हमें फॉलो करना है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 8 तक है। तो स्टेप 1 क्या कहता है इसका, सबसे पहले है रिसिप्ट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ ज्वेलरी ऑफर्ड बाय सर्टिफाइड ज्वेलर। सर्टिफाइड ज्वेलर के पास से जो ज्वेलरी आपको ऑफर की गई है उसको रिसीव करना है और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन में बहुत चीजें आती हैं, जैसे क्वांटिटी, नंबर्स एंड वेट उसका चेक करना है, उसमें कोई फिजिकल डैमेज है क्या नहीं वो आपको देखना है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मार्किंग है या नहीं वो आपको देखना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको रिसीविंग में देखनी है। तो दिस इज स्टेप 1। देन स्टेप 2 इज 100% चेक फॉर ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ लॉट फॉर डिक्लेयर्ड फाइननेस बाय XRF, यानी XRF से पूरे के पूरे लॉट का हमें 100% चेकिंग करना है दो चीज के लिए। नंबर 1, होमोजिनिटी चेक करनी है, कंफर्म करनी है लॉट की एज पर डिक्लेरेशन गिवन बाय ज्वेलर, एंड सेकंड वन इज प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं
और अगर प्रेजेंट है तो उसका कंटेंट लिखना है, दैट इज एज पर रेलेवेंट आईएस, जो कि गोल्ड के लिए 1417 और सिल्वर के लिए 2112 होगा। देन कब स्टेप्स 3। अब स्टेप्स 3 जो है इसके 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आपका एक्सआरएफ स्टेज जब खत्म होता है तो आपके पास सिर्फ ये 3 संभावना आती है उस समय पे। पहली संभावना है कि फाइननेस ऑफ लॉट इज सेम एज डिक्लेयर्ड बाय ज्वेलर एंड होमोजीनियस, यानी एक्सआरएफ के रिजल्ट्स जब आपके हाथ में आते हैं तब आपको मालूम पड़ता है पूरे के पूरे लॉट की जो फाइननेस है वो जो ज्वेलर ने डिक्लेयर की है उस हिसाब से है और पूरा का पूरा लॉट होमोजीनियस है। ये पहली संभावना है। दूसरी संभावना है कि लॉट की फाइननेस जो है वो ज्वेलर ने जो फाइननेस डिक्लेयर की है उससे अलग है, डिफरेंट है, लेकिन लॉट होमोजीनियस है। और तीसरी संभावना है कि जो फाइननेस लॉट की आपको एक्सआरएफ में पाई गई वो ज्वेलर ने जो फाइननेस डिक्लेयर की थी उससे अलग है और लॉट में जो आर्टिकल्स है वो भी हेटेरोजीनियस है, यानी उसकी भी फाइननेस अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो ये 3 संभावना आपको मिलेगी। तो हम ये तीनों संभावना को देखते हैं एक एक करके। पहली संभावना जो आती है कि फाइननेस ऑफ लॉट जो है वो जो ज्वेलर ने डिक्लेयर की है वही है और लॉट भी होमोजीनियस है। तो उसके अंदर भी दूसरी 2 संभावना क्रिएट होगी। पहली होगी या तो वो इन यूनिफॉर्म लॉट है, यानी सभी आइटम्स एक जैसी है या एक ही है, और दूसरी संभावना होगी कि वो नॉन यूनिफॉर्म लॉट है, यानी उसमें अलग अलग चीजें हैं। या ओके, अब यूनिफॉर्म लॉट सिमिलर आइटम का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास अंगूठी 100 पीस का एक लॉट आ गया, दैट इज यूनिफॉर्म लॉट। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म लॉट क्या होगा, आपके पास मिक्स आइटम आ गई लेकिन एक ही लॉट की है, जैसे पूरा सेट का लॉट होता है, नेकलेस होता है, टॉप्स होते हैं, बैंगल होती है, मांग टीका होता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म लॉट कहलाएगा, लेकिन होमोजीनियस है एज डिक्लेयर्ड बाय ज्वेलर है। ये दोनों संभावना इसमें आएगी। तो इन दोनों संभावना में हम क्या करेंगे, अगर यूनिफॉर्म लॉट है तो उसके अंदर हमें इस स्टैंडर्ड के एनेक्स ई में जो दे रखा है उस टेबल के हिसाब से हमारे पास या तो सैंपल लेने के लिए स्क्रैपिंग या ड्रिलिंग की संभावना है, दूसरी है कटिंग या मेल्टिंग की। वो एनेक्स ई भी हम देखते हैं, पहले ये टेबल समझ लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद उस सैंपल को आपको कंट्रोल्ड कंडीशन में फर्नेस में मेल्ट करना है, और कंट्रोल्ड कंडीशन क्या होगी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, यानी आपको ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें रोकनी है और उसका होमोजीनियस बटन आपको प्राप्त करना है। उसके बाद आप उसको एज पर 1418 या 2113 आप उसके सैंपलिंग करेंगे, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जैसे भी आपके स्टैंडर्ड में एप्लीकेबल है उस तरह से, और असेइंग करेंगे। उसके बाद असेइंग आप 1418 या 2113 के हिसाब से करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी पहली संभावना जो थी कि ज्वेलर ने जो लॉट भेजा था उसके हिसाब से आपको होमोजीनियस भी मिला और वो लॉट आपका डिक्लेयर्ड फाइननेस में एज पर ज्वेलर ही निकला। अभी इसकी दूसरी संभावना जो है ये बी नंबर, वो हम देखते हैं कि लॉट जो भेजा था ज्वेलर ने वो होमोजीनियस तो है लेकिन ज्वेलर ने जो फाइननेस बोली थी वो फाइननेस नहीं है, डिफरेंट फाइननेस है। तो उसके अंदर क्या करना है, हमें ज्वेलर से बात करनी है, रिफर बैक टू ज्वेलर। ज्वेलर से बात की तो उसके अंदर 2 संभावना क्रिएट होगी, जो फाइननेस हमें मिली है वो या तो ज्वेलर एक्सेप्ट करेगा या तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि वो एक्सेप्ट करता है तो हमने ए में जैसे हमने आगे समझा होमोजीनियस लॉट में, उसी तरह से हमें स्क्रैपिंग ड्रिलिंग या कटिंग मेल्टिंग में जाना है, मेल्ट करना है, सैंपल ड्रॉ करना है और असे कैरी करना है। अगर वो जो फाइननेस आती है वो ज्वेलर एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमें पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट करके ज्वेलर को रिटर्न करना है। तीसरी संभावना इसमें जो थी सी नंबर, कि जो फाइननेस हमें एक्सआरएफ में पाई गई
वो ज्वेलर की डिक्लेयर्ड फाइननेस से भी अलग थी और आर्टिकल्स भी हेटेरोजीनियस यानी अलग अलग फाइननेस के थे। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है, ज्वेलर से बात करनी है और पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट कर देना है। अब ये जो NXE जो बताया स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग या कटिंग, मेल्टिंग के लिए, ये गाइडलाइंस है सैंपलिंग की, वो हम देखते हैं NXE में। सो दिस इज NXE एंड दैट इज गाइडलाइंस ऑन सैंपलिंग। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो ये हम सब जानते हैं, पहले हमें विजुअल इंस्पेक्शन पूरे लॉट का करना है, उसके ऊपर कोई मार्किंग है या नहीं वो देखनी है, उसके ऊपर कोई एक्सेसिव या सब स्टैंडर्ड शोल्डर है क्या नहीं वो देखना है, अनऑथोराइज फिलिंग है क्या नहीं वो देखना है, सेग्रेगेशन, हमें अलग अलग डाउटफुल आर्टिकल्स अगर दिखते हैं यानी अलग अलग आर्टिकल्स दिखते हैं तो उसकी सेग्रेगेशन करनी है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन XRF मेथड से करना है, और प्रोहिबिटेड एलिमेंट की प्रेजेंस है क्या नहीं वो भी उससे देखनी है। तो ये पहला स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज जो आता है सैंपलिंग, ये हमारे लिए जरूरी है अब इसमें समझना। सैंपलिंग के हमारे पास ये तीन तरीके हो सकते हैं, या तो कटिंग या मेल्टिंग करो, नंबर 1, नंबर 2 इज स्क्रैपिंग करो एंड नंबर 3 इज ड्रिलिंग करो। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, कटिंग की जो मेथड है सैंपलिंग की वो हमेशा प्रिफर्ड मेथड है, उसी से सैंपल लेना चाहिए, वो प्रेफरेबल ऐसा बोलता है। लेकिन कई केसेस के अंदर या ज्यादातर केसेस में वो प्रैक्टिकेबल नहीं होता है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उसके अंदर हम सैंपल स्क्रैपिंग से ले सकते हैं। कुछ कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हमारे वहां पर ऐसे उत्पन्न हो सकते हैं कि जिसमें हमें सैंपलिंग ड्रिलिंग मेथड से भी लेना पड़ सकता है। अब इसके अंदर ये चीज अमेंडमेंट 2 में ऐड हुई है कि हॉलो आइटम्स जो आपके पास आएंगी उसकी सैंपलिंग आपको कैसे करनी है। देखो ये मस्ट है, ये ध्यान रखना, इसमें बहुत बड़ी एनसी आ सकती है। हॉलो आइटम्स जब भी आती हैं तो उसकी सैंपलिंग आपको कटिंग या मेल्टिंग या ड्रिलिंग से करनी है, मस्ट बी डन। और यदि ये नहीं करते हैं तो स्क्रैपिंग उसकी इनसाइड एंड आउटसाइड यानी अंदर से भी स्क्रैपिंग लेनी है, बाहर से भी स्क्रैपिंग लेनी है, उसके लिए टूल्स आते हैं। ये रिक्वायरमेंट ऐड हो चुकी है हॉलो आइटम्स के लिए। देन कम सैंपल मे बी टेकन फ्रॉम कन्वीनियंट पोजीशंस प्रोवाइडेड दैट दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्ट बीइंग सैंपल, यानी आपको जिस भी ऑर्नामेंट में से या जिस पार्ट में से आप सैंपलिंग कर रहे हैं उसको, उसमें से आपको कन्वीनियंट पोजीशन, जो जो पोजीशन आपको अनुकूल लगती है उसमें से आपको सैंपल लेना है, प्रोवाइडेड, आपको इस बात का ध्यान रखना है जो सैंपल आप निकाल रहे हैं वो लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लॉट को रिप्रेजेंटेटिव यानी जो लॉट पेरेंट लॉट है सैंपल के अंदर भी उसके वही के वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या है, समझिए कि आपके पास एक नेकलेस आता है, नेकलेस के अंदर समझ लीजिए अगर 15 आइटम है और वो जिस परसेंटेज में है, जैसे 50 ग्राम का नेकलेस है उसमें 5 ग्राम समझ लीजिए उसके ऊपर टिकी है, 2 ग्राम उसमें शोल्डर है, 3 ग्राम का उसके अंदर समझिए पीछे का बैक चेन है, इस तरह से अलग अलग सब जिस प्रपोर्शन में होंगी उसी प्रपोर्शन में आपको उसका सैंपल लेना है, रिप्रेजेंटेटिव इसको कहते हैं। अब सैंपल लेने से पहले अगर सरफेस पे कोई भी इम्प्योरिटीज है, पॉलिशिंग मीडिया है या लैकर है, तो वो आपको पहले हटाना है, उसको आपको रिमूव करना है, उसके बाद आपको सैंपल लेना है। जो पॉलिश आर्टिकल्स होते हैं या ग्रीस लगाई हुई होती है उसको आपको पहले ट्राइक्लोरोइथिलीन इस सॉल्यूशन में डाल के उसको डिग्रीस करना है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हम लेंगे लॉट में से, जो पूरा लॉट आपके पास आया है उसमें से कितनी आइटम आपको सैंपल के लिए लेनी है और कितने सैंपल आपको उसमें से लेने हैं टेस्टिंग के लिए, वो सफिशिएंट होने चाहिए ताकि हम पूरे के पूरे लॉट की होमोजिनिटी को एस्टैब्लिश भी कर सके और एंश्योर भी कर सके। ठीक है,
2.6 क्या बोलता है? नंबर ऑफ आर्टिकल सिलेक्टेड फॉर सैम्पलिंग एंड एक्सटेंड टू विच सैंपल्स फ्रॉम मोर देन वन आर्टिकल आर ग्रुप टुगेदर बिफोर असेइंग विल डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। आपके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा, आपके पास जो लॉट आया है उसके सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा कि आपको उस लॉट में से कितने आर्टिकल्स रैंडमली सिलेक्ट करने हैं और किस एक्सटेंट तक वो सिलेक्ट करने हैं, वो आपके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखा है, दिया है, इन सम केसेस इट मे बी एप्रोप्रिएट टू सिलेक्ट वन और मोर आर्टिकल एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। पूरे के पूरे लॉट में से हम या तो एक या दो आर्टिकल को सिलेक्ट कर ले रैंडमली, वो कभी कभी कन्वीनियंट होता है, और उसमें से हम सैंपल लें, ठीक है, एंड टू असे देम सेपरेटली इन अदर केसेस। या कुछ केसेस में क्या होता है, दूसरे केस में इट मे बी प्रेफरेबल टू सैंपल ग्रेटर नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड ग्रुप द सैंपल्स टुगेदर बिफोर असे। कुछ केस में ये होगा कि हम एक या दो नहीं, हम उससे भी अधिक आर्टिकल्स को सिलेक्ट करके उसमें से सैंपल ले, तो वो ज्यादा एडवाइजेबल होगा। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस सर्कमस्टेंसेस। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइकली वेरिएशन इन फाइननेस विद इन अ लॉट and the extent to which the articles may be damaged by sampling will be deciding factor। इसमें आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा कि पूरे के पूरे लॉट में फाइननेस में वेरिएशन आर्टिकल वाइज कितनी आ सकती है, उसका एक्सपीरियंस, और वो आर्टिकल उसमें से जो आर्टिकल हम चुन रहे हैं उसमें से डैमेज होने की कितनी संभावना है, उसके ऊपर ये आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। In general, minimum number of articles selected according to the size of lot shall be as below। स्टैंडर्ड में देखिए आपकी जो लॉट साइज है उसके ऊपर से आपको कितने आर्टिकल सिलेक्ट करने हैं और उसके अगेंस्ट में आपको कितने फायर लेने हैं उस सैंपल के, वो पूरा का पूरा टेबल यहां पर दे रखा है। देखिए E3.1 में ये क्लॉज बताता है मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स एंड असेज, यानी कम से कम कितने सैंपल आपको लॉट में से लेने हैं और उसके अगेंस्ट में कितने असे आपको करने हैं। तो उसके लिए पहले समझना जरूरी है कि कंसाइनमेंट किसको कहते हैं और लॉट किसको कहते हैं। तो कंसाइनमेंट क्या है? कंसाइनमेंट शैल बी कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स और आर्टिफैक्ट्स ऑफ सेम फाइननेस फ्रॉम विच अ सैंपल शैल बी ड्रॉन एंड असेड। यानी कंसाइनमेंट क्या है? एक सेट है आर्टिकल्स या आर्टिफैक्ट्स का जिसकी फाइननेस एक ही है, सेम फाइननेस है, जिसमें से हमको सैंपल ड्रॉ करना है और फिर उसको असे करना है, जिससे कि वो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया के अंदर फिट होता है या नहीं वो हम देखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स और आर्टिफैक्ट्स सेम फाइननेस का, जिसमें से हम सैंपल लेंगे और असे करेंगे, ठीक है, दिस इज कंसाइनमेंट। अब देयर में बी डिफरेंट लॉट्स इन अ कंसाइनमेंट। अब आपके पास जो पूरा कंसाइनमेंट है उसके अंदर अलग अलग लॉट होने की संभावना है। आपके पास 100 आर्टिकल्स का लॉट आया है, दैट इज कंसाइनमेंट। उसके अंदर अलग अलग लॉट हो सकते हैं। 50 आर्टिकल आए हैं, होमोजीनियस है, आप उसमें से समझिए 10 अंगूठी है तो वो एक लॉट हो गया, 5 लक्की है तो वो दूसरा लॉट हो गया, 3 चेन है तो वो तीसरा लॉट हो गया। यानी कंसाइनमेंट में अलग अलग लॉट इस तरह से हो सकते हैं। अब लॉट किसको कहते हैं? लॉट शैल बी डिफाइंड एज सेट ऑफ आर्टिकल्स हैविंग सेम फाइननेस टाइप डिजाइन। लॉट उसको कहेंगे ऐसे आर्टिकल्स का समूह जिसकी फाइननेस एक ही है, जिसकी टाइप या डिजाइन भी एक है। जैसे अंगूठी है तो अंगूठी के अंदर भी हैंडमेड और कास्टिंग, वो दो अलग लॉट हो जाएंगे। हैंडमेड का एक लॉट गिना जाएगा, कास्टिंग का अलग गिना जाएगा। तो इस तरह से हमें सेग्रीगेशन लॉट का करना है पूरे कंसाइनमेंट में। अब उसके अंदर स्टैंडर्ड क्या हमको बताता है, ये देखिए आइटम दे रखी है, उसकी लॉट साइज है, सैंपलिंग, स्क्रैपिंग या ड्रिलिंग से हमें मिनिमम कितनी % करनी है वो है। चौथी कॉलम है कटिंग या मेल्टिंग से सैंपलिंग करेंगे तो मिनिमम कितनी लेनी है वो है। और लास्ट कॉलम बताता है कितने मिनिमम असे हमें लेने हैं। तो इसमें आइटम में 2 पार्ट कर दिए, पहला ज्वेलरी, दूसरा आर्टिफैक्ट्स। ज्वेलरी के अंदर अगर लॉट साइज आपके पास 1 से 40 पीस की है
तो मिनिमम आपको 10% आर्टिकल सिलेक्ट करने हैं स्क्रैपिंग या ड्रिलिंग से सैंपल लेते हैं। तो यदि आप कटिंग या मेल्टिंग से लेते हैं तो एक पीस आपको सिलेक्ट करना है और इसके अगेंस्ट में आप एक फायर असे में सैंपल लेंगे इसका। यदि ये लॉट साइज 280 तक चली जाती है तो 41 से 280 में आपको क्या फॉलो करना है, स्क्रैपिंग या ड्रिलिंग से सैंपलिंग करते समय मिनिमम 10%। देखिए मिनिमम बताता है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप इससे ऊपर कोई कितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले सकते हैं सैंपलिंग में। तो स्क्रैपिंग या ड्रिलिंग करते हैं तो मिनिमम 10%, मेल्टिंग या कटिंग से लेते हैं तो हर 60 पीस पर आपको एक पीस एक्स्ट्रा सिलेक्ट करना पड़ेगा मेल्टिंग या कटिंग के लिए। और इसी तरह से फायर असे में आपके सैंपल 1 एडिशनल फॉर एवरी 60 पीसेस जाएंगे। यानी आप समझ लीजिए, सिंपल बताता हूं, अगर आपके पास 280 पीस का लॉट आता है तो आपको उसके अंदर यदि स्क्रैपिंग या ड्रिलिंग से कर रहे हैं आप सैंपलिंग तो मिनिमम 10% यानी 28 पीस में से आपको स्क्रैपिंग करना है। और यदि आप कटिंग या मेल्टिंग से कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 पीस मेल्ट करने हैं। कैसे? 1 से 40 का 1, 41 से 280 पे हर 60 पे 1, यानी 4 सैंपल वो हो जाएंगे। तो टोटल 5 आर्टिकल आपको मेल्ट करने हैं और सेपरेटली मेल्ट करने हैं, और वो पांचों 5 के आपको असेइंग में सैंपल ले जाने हैं, यानी आपको 5 रिजल्ट डुप्लीकेट में निकालने हैं। अब यही यदि 281 और अबाउ हो जाती है संख्या तो स्क्रैपिंग या ड्रिलिंग से 10% ही है, कटिंग या मेल्टिंग में 1 एडिशनल फॉर एवरी 100 पीसेस, यानी हर 100 पीस पे यहां पर एक पीस आपको एक्स्ट्रा लेना है और उतना ही आपको वहां पर असे में ले जाना है। ठीक है, ये हो गया ज्वेलरी के लिए। आर्टिफैक्ट्स के लिए इसमें 2 ही चीजें हैं। पहला है 1 से 500 तक का अगर पीस आता है आपको तो इसमें स्क्रैपिंग या ड्रिलिंग है ही नहीं, आपको सीधा कटिंग या मेल्टिंग है। हर 100 पीस पे आपको एक सैंपल मेल्ट करना है और उसका असे करना है। 501 या उससे ज्यादा अगर आर्टिकल्स हैं तो आपको हर 250 पीस पर, यानी 100 ये 500 के बाद हर 250 पीस पे एक एडिशनल सैंपल लेना है, वो मेल्ट करेंगे और उसका आप फायर करेंगे। ओके, आगे बताता है वेयर an article selected for sampling is made of several parts, each part of article shall where practicable be sampled। हम सैंपलिंग के लिए जो आर्टिकल को सिलेक्ट करते हैं यदि वो आर्टिकल अलग अलग कंपोनेंट्स का बना हुआ है, उसके अंदर अलग अलग चीजें इस्तेमाल करी गई हैं, तो हमें सैंपल लेते समय वो सभी पार्ट्स में जहां जहां भी प्रैक्टिकेबल है उन सभी में से हमको सैंपल लेना है। लास्ट है, इफ आर्टिकल्स आर सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग एन अनऑथोराइज्ड फिलिंग दे शैल बी टेस्टेड बाय ड्रिलिंग और कटिंग और बाय इमर्सन इन सुटेबल रीएजेंट। अगर हमें यह डाउट होता है कि आर्टिकल के अंदर कोई अनऑथोराइज्ड फिलिंग की हुई है तो हमें उनको ड्रिलिंग या कटिंग से ही टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अभी हम जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। ओके, ओके, सो 5.7.1 हमारा हो गया। हमने NXD और NXE भी देख लिया। अभी सैंपलिंग का सब क्लॉज है 5.7.2। ये क्या बोलता है? सेंटर को सैंपलिंग जो करना है वो स्पेशल टूल्स के द्वारा करना है, और ये ध्यान रखना है हमें हमेशा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है। ठीक है, गोल्ड के लिए 1418 के हिसाब से, सिल्वर के लिए 2113 के हिसाब से। और साथ ही हमने अपनी जो मैनेजमेंट सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस बनाई है, प्रोसीजर बनाई है, उनको डॉक्यूमेंट किया है, उसको भी फॉलो करना है। सैंपलिंग में हमें कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं?
आपका सैंपलिंग का रिकॉर्ड, उसमें इतनी चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, आपने कौन सी मेथड से सैंपल निकाला, स्क्रैपिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, मेल्टिंग, वो उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। सैंपल का आइडेंटिफिकेशन नंबर उसमें होना चाहिए। आप जिस तरह से सैंपल को आइडेंटिफाई करते हो अपनी सिस्टम में, वो उसमें होना चाहिए। सैंपल किस बंदे ने निकाला था, उस पर्सनल की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, सैंपलिंग पर्सनल। और लास्ट है एनवायरमेंटल कंडीशंस। इतनी चीजें हमें अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करनी है। 5.7.4 सैंपल सेल हैव आइडेंटिफिएबल ट्रेसेबिलिटी विद द लॉट एंड टेस्ट रिजल्ट। आप जो सैंपल लेते हैं, उस सैंपल की उसके लॉट के साथ आपकी पूरी प्रोसेस के अंदर ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग टेस्ट रिजल्ट। तो ये हमारा क्लॉज 5.7 भी हमारा यहां कंप्लीट हो गया टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का। अब आता है नेक्स्ट क्लॉज इज 5.8 हैंडलिंग ऑफ टेस्ट आइटम्स। टेस्ट आइटम्स को हम रिसीविंग से लेकर डिलीवरी तक किस तरह से हैंडल करेंगे उसके लिए। तो उसका पहला सब क्लॉज है 5.8.1 सेंटर को प्रोसीजर बनानी है, सेल हैव प्रोसीजर। तो प्रोसीजर बनानी है किसके लिए, रिसिप्ट की, हैंडलिंग की, प्रोटेक्शन की, स्टोरेज की, रिटेंशन की, डिस्पोजल की। यानी जो ज्वेलरी आर्टिफैक्ट सेंटर के पास आएंगे उसको रिसीव कैसे करेंगे, उसकी हैंडल, उसको पूरी प्रोसेस में कैसे करेंगे, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे रिटेन करेंगे और कैसे डिस्पोज करेंगे। ये सारी की सारी प्रोसीजर हमें अपनी मैनेजमेंट सिस्टम में बनानी है। और ये जो प्रोसीजर हम बनाए उसके अंदर सेल इंक्लूड ऑल प्रोविजंस नेसेसरी टू प्रोटेक्ट। हमें वो सारे के सारे प्रोविजन बनाने हैं जिससे कि हम ये चीज प्रोटेक्ट कर सके। इंटीग्रिटी ऑफ टेस्ट आइटम, टेस्ट आइटम की इंटीग्रिटी हमें प्रोटेक्ट करनी है। इंटरेस्ट ऑफ सेंटर, सेंटर के इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है। और कस्टमर के इंटरेस्ट को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इन सभी प्रोसीजर के अंदर ये प्रोविजन होना जरूरी है। उसका नेक्स्ट सब क्लॉज आता है 5.8.2 द सेंटर सेल हैव अ सिस्टम टू आइडेंटिफाई ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स एंड सैंपल्स एट ऑल स्टेजेस इंक्लूडिंग असेइंग। यानी सैंपल के पास सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स या तो सैंपल्स, दोनों ही चीज को, ज्वेलरी को भी और सैंपल को भी, असेइंग सहित के सारे जितने भी स्टेजेस हैं उसके ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकें, वो सिस्टम सेंटर के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज, अपॉन रिसिप्ट ऑफ ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स आने के बाद एबनॉर्मलिटीज और डिपार्चर्स फ्रॉम नॉर्मल और स्पेसिफाइड कंडीशंस शैल बी रिकॉर्डेड। जो स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं उसमें से अगर एबनॉर्मलिटीज हमें दिखती हैं या डिपार्चर दिखते हैं, उसके साथ वो बैठ नहीं रही, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है। और जब ये डाउट क्रिएट होता है किसी भी आइटम के टेस्ट के लिए, या तो ये दिखता है कि कोई आइटम जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया गया है उसके साथ कंफर्म नहीं हो रही है, तो सेंटर को क्या करना है, कस्टमर को कंसल्ट करना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस लेनी है और फिर उसके बाद हमें प्रोसीड करना है। और जितने भी हमने उसके साथ डिस्कशंस किए हैं वो सभी के सभी हमें रिकॉर्ड करने हैं। टेस्ट आइटम के हैंडलिंग में नेक्स्ट सब क्लॉज इज सिक्योरिटी सिस्टम्स। कौन सी सिक्योरिटी चाहिए, तो नंबर 1 क्लॉज है सिक्योरिटी ऑफ ऑल ज्वेलरी आर्टिकल्स और आर्टिफैक्ट्स शैल बी एंश्योर्ड। हमें जो भी ज्वेलरी आर्टिकल्स या आर्टिफैक्ट्स हमारे पास आते हैं उनकी सिक्योरिटी हमें एंश्योर करनी है। काम करने के समय में, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं उस दरमियान, और यदि हम रात को वो आर्टिकल्स अपने पास रखते हैं तो उसके लिए भी आर्टिकल्स हेल्ड ओवरनाइट। इन दोनों के लिए हमें सिक्योरिटी एंश्योर करनी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सेफ होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट सेफ होनी चाहिए, ताकि हम जो आर्टिकल्स रात को रखते हैं उसकी सिक्योरिटी हमारे पास एंश्योर हो। सिक्योरिटी सिस्टम क्या क्या है देखिए, सिक्योरिटी सिस्टम विद सीसीटीवी और मोशन पिक्चर डिटेक्शन और एनी अदर सुटेबल मैकेनिज्म लिंक टू पुलिस इज रिकमेंडेड। स्टैंडर्ड क्या रिकमेंड करता है,
आप या तो सीसीटीवी या मोशन सेंसर डिटेक्शन सिस्टम अपने वहां पर रखो, या ऐसी सिस्टम एक सुटेबल मैकेनिज्म रखो कि जो पुलिस के साथ लिंक हो, पुलिस स्टेशन के साथ वो लिंक हो। ये रिकमेंड करता है स्टैंडर्ड, ताकि हम डे टाइम में या रात को हमारे पास जो भी आर्टिकल्स या मटेरियल रहता है उसकी सिक्योरिटी हम इंश्योर कर सकें। इसका नेक्स्ट क्लॉज आ रहा है पैकेजिंग। पैकेजिंग में हमको क्या ध्यान रखना है? तो सेंटर सेल एंश्योर आइडेंटिटी ड्यूरिंग फाइनल पैकेजिंग फॉर, जब हम फाइनल पैकेजिंग करेंगे हॉलमार्किंग हो जाने के बाद या रिजेक्शन पूरा मटेरियल हो गया उसके बाद, सेंटर को एंश्योर क्या करना है? आइडेंटिटी एंश्योर करनी है। किसकी किसकी आइडेंटिटी? नंबर 1, अनअसेड ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स आफ्टर फर्स्ट स्टेज ऑफ सैंपलिंग। फर्स्ट स्टेज ऑफ सैंपलिंग हमारा क्या था? प्रिलिमिनरी असे यानी एक्सआरएफ। यदि एक्सआरएफ में कोई मटेरियल आपके लॉट में से रिजेक्ट हुआ यानी पार्टली रिजेक्ट हुआ है, 50 पीस में से 5 पीस रिजेक्ट हुए हैं, तो वो हम अनअसेड जाने देंगे या उसको कहेंगे अनअसेड ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स आफ्टर फर्स्ट स्टेज। उसका आइडेंटिफिकेशन हमको पैकेजिंग में रखना है, ताकि कस्टमर को जब वो पैकेज खोले तो उसको मालूम पड़े कि ये एक्सआरएफ पे रिजेक्ट था। दूसरा है हॉलमार्क ज्वेलरी आर्टिकल्स आर्टिफैक्ट्स, जिसके ऊपर आपने हॉलमार्क किया है वो ज्वेलरी आपको पैकेजिंग में अलग से आइडेंटिफाई करके रखनी है। रिजेक्टेड ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स, तीसरी जो रिजेक्ट आपने ज्वेलरी की है वो आपको अलग से आइडेंटिफाई करके रखनी है। और चौथी है कॉर्नेट्स। ये कॉमेट्स हो गया लेकिन इट इज कॉर्नेट्स, जो असेइंग गोल्ड की करने के बाद बचती है वो कॉर्नेट्स, वो आपको अलग रखनी है। तो पैकेजिंग जो फाइनल होगी उसके अंदर आइडेंटिटी आपको इन चारों चीज की अलग अलग करके पैक करना है। उसका नेक्स्ट सब क्लॉज कहता है अगर जरूरत पड़ती है, इफ रिक्वायर्ड, आइटम शैल बी सुटेबली प्रोटेक्टेड इन फाइनल पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी। आइटम को हमें ट्रांसपोर्ट, कभी कभी क्या आंगड़िया में कुरियर में भी जाता है, तो हमें उसको सुटेबल पैकिंग करनी है। इसका नेक्स्ट सब क्लॉज है टेस्ट आइटम में 5.8.6 इंश्योरेंस। देखिए आगे हमने एक इंश्योरेंस देखा था प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, वो लायबिलिटी के लिए था, और ये इंश्योरेंस आपका हाई वैल्यू आइटम्स के लिए है। तो सेंटर सेल टेक इंश्योरेंस फॉर ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स अंडर प्रोसेस और स्टॉक एंड हाई कॉस्ट इक्विपमेंट। आपके सेंटर में जो ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स प्रोसेस में है या आपके वहां पर आपके पोजीशन में है, उसके लिए, और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं हाई कॉस्ट इक्विपमेंट, उसके लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है कम से कम 10 लाख का बीमा आपको लेना है। ये कम से कम की लिमिट दी है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्लॉज आता है मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट का, अश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। टेस्ट रिजल्ट की क्वालिटी को कैसे अश्योर करना है? तो सेंटर सेल हैव क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉर, सेंटर के पास क्वालिटी कंट्रोल की प्रोसीजर होनी चाहिए, ताकि वो जो टेस्ट उसने लिए हैं या जो टेस्ट वो कर रहा है उसकी वैलिडिटी को वो मॉनिटर कर सके। और ये जो मॉनिटरिंग वो करेगा, इट शैल बी प्लान्ड, वो प्लान्ड होनी चाहिए, और उसको रिव्यू भी करना है उसको, और इट शैल इंक्लूड, उसके अंदर इतनी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दीज 3 थिंग्स, इससे ज्यादा आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीज तो आपको उसमें इंक्लूड करनी ही है मॉनिटर करने में। नंबर 1, रेगुलर यूज ऑफ CRMs, आपको CRM के सिवाय काम नहीं करना है। दूसरा, ILC या प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में आपको रेगुलरली पार्टिसिपेट करना है, और एक की एक मेथड यूज करके आपको टेस्ट को रिपीट करना है, जिसको हम रेप्लिकेट टेस्ट भी कह सकते हैं। ये 3 चीज से हमें मॉनिटरिंग करनी है वैलिडिटी ऑफ टेस्ट की। उसका नेक्स्ट सब क्लॉज है 5.9.2, क्वालिटी कंट्रोल डेटा shall be analyzed and where they are found to be outside predefined criteria, planned action shall be taken to correct the problem and prevent incorrect results from being reported। क्वालिटी कंट्रोल का आपका डेटा जो भी है, टेस्टिंग का जितना भी डेटा आपके पास आया, उसको आपको एनालाइज करना है, और जहां जहां पर आपको लगता है
कि वो आपके प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया के हिसाब से, आपकी पॉलिसी प्रोसीजर और एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। आपको वहां पर प्लान्ड एक्शन लेनी है ताकि उस प्रॉब्लम को आप करेक्ट कर सकें, सुधार सकें, और आप इनकरेक्ट रिजल्ट रिपोर्ट ना करें ताकि, ठीक है। इसके लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल डेटा को एनालाइज करते रहना है। और ये लास्ट क्लॉज है हमारे स्टैंडर्ड का 5.10, दैट इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। जो रिजल्ट हम अचीव करेंगे उसको कैसे हमें रिपोर्ट करना है। तो 5.10.1 दैट इज टेस्ट रिपोर्ट। जो भी टेस्ट रिपोर्ट सेंटर इशू करता है, सेंटर 2 ही टेस्ट रिपोर्ट इशू करेगा, एक करेगा गोल्ड का है तो एज पर 1418, और अगर सिल्वर का है तो 2113। तो उसके अंदर इतनी चीजें होनी जरूरी है। ये हमने 1418 में भी देखा था, अभी 15820 में भी ये है। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सैंपल। सैंपल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। इस आइडेंटिफिकेशन में सोर्स यानी कहां से सैंपल आया, किस तारीख को आया और किस फॉर्म में वो आया। आपके पास बिड फॉर्म में आया, पाउडर फॉर्म में आया, या आपका आर्टिकल फॉर्म में आया, जो भी वो फॉर्म आपको लिखना है। देन सैंपलिंग प्रोसीजर। सैंपलिंग प्रोसीजर आपके टेस्ट रिपोर्ट में होनी जरूरी है। मेथड यूज्ड बाय रेफरेंस टू दिस स्टैंडर्ड। ये IS 15820 के रेफरेंस में आपने कौन सी मेथड यूज की है वो। चौथा है गोल्ड या सिल्वर का कंटेंट, यानी जो फाइननेस आपने अचीव की वो PPT में आपको लिखनी है। सिंगल वैल्यूज भी लिखनी है 2 और मीन वैल्यू भी लिखनी है। पांचवा है अगर रेलेवेंट है तो इस स्टैंडर्ड में जो मेथड स्पेसिफाई की है उसमें से यदि कोई डेविएशन आपको ऑब्जर्व होता है तो वो लिखना है। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं उस समय में आपको कोई अनयूजुअल फीचर दिखता है वो भी अंदर होना चाहिए। डेट ऑफ टेस्ट, किस डेट को आपने टेस्ट किया था वो अंदर होना चाहिए। जो लेबोरेटरी ने टेस्टिंग या एनालिसिस किया है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और लेबोरेटरी के असे इंचार्ज या तो टेक्निकल पर्सनल जो भी है उसकी सिग्नेचर उसमें होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर हमारा स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है 15820।